What is the law of conservation of linear momentum? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेसल है और इसने जो है ग्लास वेसल जो है इसने मॉलिक्यूल्स को कंटेन किया हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। अब देखें कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं और इस पर जो मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, हमने बाहर से कोई जो है फोर्स अप्लाई नहीं की और ये मूवमेंट जो है वो कांस्टेंट हो रही है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि इट इज़ अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स। कोई बैरूनी वसीला जो है वो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा। तो अब हम एक्चुअल इसकी इसी एग्जांपल को हम लेके चलेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो एक्चुअली किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिस्क्राइब करता है। तो उसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जो एक्चुअल डेफिनेशन बनेगी वो इस तरह से होगी: द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हम इसको प्रूव करेंगे कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो रिमेन कांस्टेंट क्यों होता है। इसके प्रूफ के लिए हमने दो जो हैं वो बॉल्स ली हैं। एक बॉल की वेलोसिटी v1 है और दूसरे की v2 है, जबकि इनके मैसेज भी सेम हैं। ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि जो वेलोसिटी v1 है वो v2 से ग्रेटर है, यानी कि मैस 1 जो है वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी 2। तो अब देखें क्या होगा इसमें हमारे पास कि ये ऑब्जेक्ट जो हैं, अब मैंने कहा जैसे कि वेलोसिटी v1 ग्रेटर है v2 से, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो एक मोमेंट के लिए जब इन पे फोर्स लगेगी तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। जो पहले ऑब्जेक्ट की फोर्स इस तरफ होगी टकराने के बाद और इसकी टकराने के बाद इस तरफ होगी, और कुछ लम्हे के बाद ये दोनों फिर जो है सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगी। अब इनकी जो वेलोसिटी है डेफिनेटली चेंज हुई है, तो उसको हमने कहना है v1 प्राइम और दूसरे को v2 प्राइम। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने ये रिलेशन पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, और दिस इज़ एक्चुअल द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स है। अब v1 जो है इसमें क्या है, v1 जो है वो वेलोसिटी है मैस 1 की बिफोर कोलिजन, और v1 प्राइम जो है वो वेलोसिटी है मैस m1 की आफ्टर कोलिजन। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम और मैस जो है वो कितना आएगा, ये जो t है ये f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी ये, और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी। इसी तरह हम अगर m2 की जो है वो मोमेंटम कितना चेंज आया उसको अगर देखें तो वो ये भी इसी तरह आएगा कि ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है, t उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं 1 और 2। अब इन दो इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इस तरह का रिलेशन आ जाता है ये। अब इस तरह का ये जो लेफ़्ट साइड पे इक्वेशंस थी वो ऐड हो गई, और राइट साइड पे जो इक्वेशन का पार्ट था दोनों का वो ऐड हो गया। अब f और f प्राइम जो है ये यहाँ पे आ जाए क्योंकि t को हमने कॉमन लिया है, और हम ये कहते हैं कि ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ था उसके अकॉर्डिंग ये था कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो हमने देखा कि फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट होने की वजह से ये जो है f होगा ये माइनस f के इक्वल होगा, लिहाजा ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। हमारे पास ये टर्म सिर्फ बचेगी। इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो टर्म बची है ये वाली टर्म सिर्फ बच गई थी लेफ़्ट साइड पे। अब यहाँ पे जो ये माइनस वाली वैल्यूज़ हैं ये उधर चली जाएंगी और उधर जाके ये प्लस हो जाएंगी।
और हमारे पास क्या बच गया, m1 v1 प्राइम, देखें v1 प्राइम प्लस m2 v2, ये बच गया, जबकि ये वाली दो इस साइड पे चली गई यहाँ। तो अब ये रिलेशन क्या शो कर रहा है, ये रिलेशन ये शो कर रहा है कि यहाँ पे v1 और v2 जो वेलोसिटी थी मैसेज की, ये बिफोर कोलिजन थी, जबकि v1 प्राइम और v2 प्राइम जो थी ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी थी। और अब ये जो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन वो इक्वल है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की। तो दिस इज़ एक्चुअल द रिलेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।